बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी जीएस की, और जीएस में हम लोग देख रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को शुरू किए हुए थे और इसमें हम लोग पहुंच चुके थे मौर्योत्तर काल तक। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तर काल को समाप्त किया है और मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल के बाद जो वंश प्रारंभ होता है, इस वंश का नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 ईस्वी में होती है, ठीक है, और इसका समापन जो है या इसका अंत जो है ये 467 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जो है ये मौर्योत्तर काल में जो है हमने देखा था कि भारत पर कई देशी और विदेशी राजवंशों ने सत्ता स्थापित कर ली थी, और इस जो सत्ता थी, इस सत्ता में काफ़ी हद तक कुषाण और सातवाहनों ने भारत में स्थिरता लाने का काम किया था, लेकिन जो है फिर भी एक केंद्रीय शक्ति का अभाव था, और इस केंद्रीय शक्ति की कमी को जो है ये पूरा किया गुप्तों ने आकर के, ठीक है। गुप्त जो है ये भी अचानक से उदित नहीं हो गए थे। ये गुप्तों का जो क्षेत्र था, ये गुप्तों का क्षेत्र हम लोग मान सकते हैं कि प्रयाग के पास जो कौशाम्बी है, ये कौशाम्बी में ही ये गुप्तों का उदय हुआ, ठीक है। प्रयाग के पास कौशाम्बी में गुप्तों का उदय हुआ, और ये जो गुप्त शासक थे ये प्रारंभ में कुषाणों के अंतर्गत सामंत का काम करते थे, यानी ये कुषाणों के सामंत थे। इस बात को याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि गुप्त किनके सामंत थे, तो गुप्त जो है ये कुषाणों के सामंत थे। इससे पहले कि हम लोग जो है ये शासकों को शुरू करें, गुप्त शासकों को, मैं आप लोगों को गुप्त शासकों का एक क्रम बता देता हूं ताकि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये जितने भी गुप्त शासक हैं इनको मैंने आपकी सुविधा के लिए या अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा है। एक साइड में महान गुप्त शासक है। महान गुप्त शासक कहने का मतलब है कि ये शक्तिशाली गुप्त शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की और गुप्त वंश को चरम तक यानी पीक पॉइंट तक ले गए। इसके बाद पीक के बाद धीरे धीरे डाउनफॉल आता है, तो हम लोग देखेंगे फिर परवर्ती शासकों को। ये कमजोर गुप्त शासक थे जिनके काल में गुप्त साम्राज्य निरंतर कमजोर होता गया और अंततः गुप्त वंश जो है ये समाप्त हो गया। मतलब ये शक्तिशाली गुप्त शासक है और ये परवर्ती यानी कि कमजोर गुप्त शासक है, ठीक है। महान गुप्तों को याद करने का एक कोड है, इसको आप याद रखिएगा, श्रीघटचंद्र। एक नाम सोच के याद कर लीजिए, श्रीघटचंद्र, समुद्र रामचंद्र, ठीक है। ये दो हो गए, श्रीघटचंद्र, समुद्र रामचंद्र और कुमार स्कंद, ठीक है। श्री से हो जाएगा हमारा श्रीगुप्त, घट से हो जाएगा घटोत्कच और चंद्र से हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्र रामचंद्र में अगर चले तो समुद्र से समुद्रगुप्त, राम से रामगुप्त। हालांकि इसे गुप्त वंशावली से हटा दिया गया है, क्यों हटाया गया ये हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद में है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद में कोड में है कुमार स्कंद, तो कुमार से कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद से जो होगा ये स्कंद गुप्त। अब अगर हम लोग परवर्ती की बात करते हैं तो इसे याद करने का कोड है पुनर्कुमार। एक नाम याद कर लीजिए, पुनर्कुमार बुद्धू भानु, ठीक है। तो पुनर में दो नाम छिपे हुए हैं, पू से हो जाएगा पुरुगुप्त, नर से हो जाएगा नरसिंह गुप्त, कुमार से हो जाएगा कुमार गुप्त द्वितीय, बुद्धू से हो जाएगा बुद्धगुप्त और भानु से हो जाएगा भानुगुप्त, ठीक है। तो अब जो है ये आप लगभग गुप्त शासकों से परिचित हो गए हैं। अब एक एक करके हम लोग जो है ये सभी गुप्त शासकों पर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रीगुप्त पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पर, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग श्रीगुप्त पर, ठीक है। एक अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम है पूना अभिलेख, ठीक है। एक अभिलेख है जिसका नाम है पूना अभिलेख। इस पूना अभिलेख में, ये पूना अभिलेख सबसे पहले किसका है, तो इस पूना अभिलेख को लिखवाने वाली जो है ये एक महिला है जिनका नाम है प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त जो है ये आगे इस चंद्रगुप्त द्वितीय जो होंगे इनकी पुत्री होगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इन पर। ये प्रभावती गुप्त ने एक अभिलेख लिखवाया है पूना अभिलेख। इस अभिलेख में गुप्त वंश का आदि पुरुष, ठीक है, इसमें गुप्त वंशावली है, तो इस गुप्त वंशावली में गुप्तों के आदि पुरुष के रूप में श्रीगुप्त को दर्शाया गया है। यानी अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि गुप्तों के आदि पुरुष या गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्रीगुप्त, ठीक है। अब श्रीगुप्त की जो उपाधि थी, श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज, ठीक है। श्रीगुप्त की उपाधि थी महाराज, और महाराज जो होते थे
महाराज इस काल में सामंतों की उपाधि होती थी। महाराज जो होती थी ये सामंतों की उपाधि होती थी। अब अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सामंत किसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि एक स्वतंत्र जो शासक होता था, एक स्वतंत्र शासक या राजा होता था, इसके अधीन में कई छोटे छोटे सामंत होते थे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता था सामंत। यानी सामंत एक स्वतंत्र शासक नहीं होता था, किसी शासक के अधीन होता था। और इस जमाने में सामंतों की उपाधि होती थी महाराज, और ये जो स्वतंत्र शासक होते थे इनकी उपाधि होती थी महाराज धीराज। तो इसी उपाधि के चलते ही ये जो इतिहासकार है ये मानते थे, क्योंकि इसकी उपाधि महाराज थी, इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, ये एक सामंत रहे होंगे। तो ये मामला आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब श्रीगुप्त के बाद जो शासक बनेंगे, ये श्रीगुप्त के बाद शासक बनने वाले व्यक्ति का नाम हमारा है घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद शासक बनेंगे घटोत्कच। घटोत्कच जो थे, घटोत्कच की भी मैं बात करूं तो घटोत्कच की भी उपाधि जो थी ये महाराज थी, यानी ये भी स्वतंत्र शासक नहीं थे। इतिहासकार इनको भी सामंत ही मानते हैं। ठीक है, और ये घटोत्कच का जो राजपाट था ये आपका मगध और इसके आसपास के क्षेत्र में था। ठीक है, और इस क्षेत्र में जब खुदाई हुई तो यहाँ से एक सिक्के मिले हैं, यहाँ से कुछ, जिस पर किसी कच्छ राजा का नाम लिखा हुआ है। तो ये कच्छ राजा कौन रहे होंगे? तो ये कच्छ राजा थे घटोत्कच। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कच्छ सिक्के जो थे ये घटोत्कच के थे। ठीक है, अभी तक ये दोनों जो हैं ये स्वतंत्र शासक नहीं है। इसके बाद जो शासक बनेंगे इनका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अभी फर्स्ट वर्ड है तो ये चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये घटोत्कच के बाद गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन गद्दी को आसानी से नहीं मिलती है। इस समय क्या था, इस शक क्षत्रपों का शासन था भारत में, और शक क्षत्रपों के जो अत्याचार, इनके अत्याचार से जनता तंग आ गई थी, और तंग आकर के जनता ने क्या किया, शकों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ तो विद्रोह का कोई तो नेता होगा, तो विद्रोह का नेता कौन थे? इस विद्रोह का नेतृत्व किया हमारे चंद्रगुप्त प्रथम ने। विद्रोह का नेतृत्व करता जो थे ये थे चंद्रगुप्त प्रथम, और विद्रोह सफल रहा, और चंद्रगुप्त प्रथम और जो जनता थी इन्होंने मिलकर के शक क्षत्रपों के शासन का अंत कर दिया। और 319 ईस्वी में, ठीक है, कितना डेट याद रखिएगा इसको, ये जरूरी है, 319 में चंद्रगुप्त जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, और इस गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक संवत चलाते हैं, जिसको कहा जाता है गुप्त संवत। गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त ने। कब चलाया? 319 में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शक संवत। ये शक संवत जब कनिष्क गद्दी पर बैठे थे 78 ईस्वी में, तो इन्होंने इसे चलाया था। 78 ईस्वी में किसने चलाया था? कनिष्क ने। अब एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? कुछ नहीं करना है, 319 में से 78 को माइनस कर दीजिए, तो 8 और 9 1 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी अंतर हो गया इसमें कितना? 241 वर्ष का। ठीक है, यानी कि गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्ष का अंतर है। लगेगा तो एक बार और बात कर लीजिए कि ये जो शक संवत है भारत सरकार के द्वारा इसी संवत का प्रयोग जो है ये अपने राष्ट्रीय पंचांग में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो शक संवत के साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर। मैंने शक संवत जब पढ़ाया था तो वहां पे इस पे मैंने डिटेल से बातचीत की थी। ठीक है, अब आइए अगला मामला ये है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराज धीराज, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाराज धीराज हो गए। इनकी उपाधि महाराज थी, इसीलिए इसको स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है। इसकी उपाधि भी महाराज थी, इसलिए स्वतंत्र शासक नहीं माना गया है, लेकिन इसकी उपाधि महाराज धीराज हो जा रही है, इसलिए ये स्वतंत्र शासक माने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। देखिए, कंफ्यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है।
अगर प्रश्न आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपको आगमन के जवाब में आना है श्रीगुप्त को। लेकिन अगर पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक में आंख बंद करके जवाब मानना है किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। हो जाएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किया, ये चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था, उनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, ठीक है, क्या नाम था, कुमार देवी। और ये कुमार देवी जो थी ये लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और कुमार देवी से विवाह करने के क्रम में चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में जो है ये वैशाली का राज्य मिला था, ठीक है, वैशाली का राज्य मिला था। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो पुत्र था, इस पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर बैठेगा, जिसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो इसी के साथ जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम का काल खत्म हुआ। आज हम लोग श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त को देख लीजिए। कल के क्लास में हम लोग चलेंगे समुद्रगुप्त और इससे आगे के शासकों में। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।